यह मूल रूप से ग्रहणी, बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्न्याशय, पेट, जिसे गास्टर और वेंटिकुलस भी कहा जाता है, और यकृत, जिसमें पित्ताशय होता है, से मिलकर बना होता है। इस प्रणाली का हिस्सा गला और मुंह के पास के विभिन्न लार ग्रंथियां भी होती हैं। सबसे पहले भोजन को दांतों द्वारा मुंह में तोड़ा जाता है और फिर लार ग्रंथियों की मदद से लार के साथ मिलाया जाता है। लार में अमाइलेज नामक एक पाचक एंजाइम होता है जो पहले से ही मुंह में कार्बोहाइड्रेट को पचाना शुरू कर देता है। यह कार्बोहाइड्रेट को छोटे यूनिट्स में विभाजित करता है। खाद्य और लार का गेंदनुमा मिश्रण, जिसे बोलस के नाम से भी जाना जाता है, जीभ द्वारा गले में और अंततः अन्ननली में धकेला जाता है, जो बोलस को पेट तक पहुंचाता है। ग्रसनी का ल्यूमेन अर्थात ग्रसनी के अंदर का उद्घाटन बहुत लचीला होता है, जो विभिन्न आकार की बोलस के परिवहन की अनुमति देता है। ग्रसनी में कई परतें होती हैं। ये परतें संपूर्ण पाचन तंत्र में पाई जाती हैं। दो बाहरी मांसपेशी परतें पेरिस्टालिसिस के लिए जिम्मेदार होती हैं। इन दो मांसपेशियों के माध्यम से बाइट को मुंह से पेट तक पहुंचाया जा सकता है, भले ही व्यक्ति उल्टा खड़ा हो। पेट को अक्सर 6 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। पेट संरचना के मामले में अन्न प्रणाली के समान होता है। इसके बाहरी हिस्से में एक लंबे रेखीय मांसपेशी परत होती है। इसके नीचे गोल मांसपेशी तंतु होते हैं। इसके अलावा म्यूकोसा पर एक तिरछी मांसपेशी परत होती है। अंदर की ओर रुगाई होती है, जो भोजन ग्रहण करते समय पेट को फैलने की अनुमति देती है। पेट की दीवार में जठर ग्रंथियां होती हैं। वे म्यूकस उत्पन्न करते हैं, जो स्रावित गैस्ट्रिक एसिड से पेट की दीवार की रक्षा करने में सक्षम होता है। गैस्ट्रिक एसिड केवल खाने को देखकर या सूंघकर ही नहीं, बल्कि मसालों से भी उत्पन्न होता है, और पेट के फैलने से गैस्ट्रिक एसिड का स्राव होता है। लगभग 1 से 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस प्रतिदिन उत्पादन होता है। चूंकि अन्न प्रणाली में पेट की तरह एक सुरक्षा कवच नहीं होता, इसीलिए पेट और अन्न प्रणाली एक विकारक द्वारा अलग होते हैं। यह तब ढीला होता है जब अन्न प्रणाली से पेट में खाद्य बीड़ी धकेला जाता है और फिर अम्ल और भोजन को वापस ऊपर जाने से रोकने के लिए संकुचित हो जाता है। अन्य चीजों के अलावा गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन, आंतरिक कारक और वसा के पाचन के लिए लाइपेज शामिल होते हैं। पोषक तत्वों के अलावा भोजन में बैक्टीरिया भी होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के घटक हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है। रिलीज की गई पेप्सिन पेट में प्रोटीन का विघटन कर सकता है। छोटी आंत में विटामिन B12 के अवशोषण के लिए अंतर्जात कारक की आवश्यकता होती है, जो गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। विटामिन को अंतःस्थ कारक के साथ संयोजित होना चाहिए, तब इसे बाद में छोटी आंत द्वारा अवशोषित किया जा सकता है। विटामिन B12 शरीर की नसों और रक्त कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है और DNA बनाने में मदद करता है। इसमें गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एक एसिड प्रतिरोधी एंजाइम भी होता है, जो पेट में वसा पाचन के लिए होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज एक ट्राइग्लिसराइड को एक मुक्त फैटी एसिड और एक डाइग्लिसराइड में विभाजित करता है, जिससे केवल मुक्त फैटी एसिड शरीर द्वारा अवशोषित किया जा सकता है। अधिक प्रभावी वसा पाचन छोटे आंत में होता है। गैस्ट्रिक जूस और पेट की गतिविधियों के माध्यम से, जो प्रत्येक 20 सेकंड में होती हैं, अलग अलग भोजन के कणों को मिलाकर आंशिक रूप से पचे हुए भोजन का अर्ध तरल द्रव्यमान बनता है, जिसे कायम कहा जाता है। पाचन रस शुरू में ग्रहणी में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि पेट के बाहर एक नलीदार पिंड होता है। पाइलोरिक नलीदार पिंड अन्न प्रणाली नलीदार पिंड के समान होता है। पाइलोरिक नलीदार पिंड केवल कुछ मिलीमीटर तक खुलता है, ताकि बड़े टुकड़े पेट के अंदर ही रहें।
छोटी आंत के पहले हिस्से डुओडेनम में बाइल और पैंक्रियाटिक स्राव वडेर की एम्पुला के माध्यम से काइम के साथ मिश्रित होते हैं। पैंक्रियाटिक रस में कई पाचन प्रोटोजाइम और एंजाइम होते हैं। इनका काम करने के लिए पेट की तुलना में अधिक पीएच मान आवश्यक होता है। इसी कारण अग्न्याशय के रस में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट काइम में मौजूद एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है और इस तरह इष्टतम पीएच मान 7 या 8 उत्पन्न करता है। अग्नाशयी रस में प्रोएंजाइम्स भी होते हैं। यह केवल एंटेरोकाइनेज के माध्यम से होता है, जो कि ग्रहणी की दीवार द्वारा जारी किया जाता है कि प्रोएंजाइम ट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन में बदलता है, जो प्रोटीन को तोड़ सकता है और अन्य ट्रिप्सिनोजेंस को एक्टिवेट कर सकता है। हम अल्फा एमाइलेज भी पाते हैं, जो हमने पहले ही मुंह में पाया था। यह अब कार्बोहाइड्रेट के विभाजन के लिए यह बाकी काम करता है, जिसे वह माल्टोज और आइसोमाल्टोज में बदल देता है। इसके अलावा अग्न्याशय की लाइपेस ट्राइग्लिसराइड्स को 2 मुक्त फैटी एसिड में विभाजित करने में सक्षम होती है। जैसा कि हमने पहले देखा है, गैस्ट्रिक लाइपेस केवल एक मुक्त फैटी एसिड का उत्पादन कर सकती है। अग्न्याशय की लाइपेस ट्राइग्लिसराइड्स को अच्छी तरह से काट सकती है, क्योंकि पित्त वसा को छोटे बूंदों में तोड़ता है। इसे इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। पैनक्रियाटिक रस में कई अन्य एंजाइम भी होते हैं, लेकिन इनकी यहाँ विस्तार से व्याख्या नहीं की जाएगी। पित्त यकृत कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है और पित्ताशय में ले जाया जाता है। पित्त पित्ताशय में संग्रहित किया जाता है और अंततः वॉडर के एम्पुला के माध्यम से ग्रहणी में भोजन में मिलाया जाता है। अग्न्याशय भी वॉडर के एम्पुला के माध्यम से रस छोड़ता है। छोटी आंत 3 भागों में विभाजित होती है: डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। इलियम दाईं निचली पेट की बड़ी आंत में जारी रहता है। डुओडेनम और जेजुनम में गोलाकार तह होते हैं, जो खाद्य के साथ संपर्क सतह को बढ़ाते हैं। ये गोलाकार तह छोटी आंत के लुमेन में लगभग 1 सेंटीमीटर तक फैले होते हैं। इन तहों को छोटी उंगली जैसी संरचनाएं, जिन्हें विली कहा जाता है, ढकती हैं। विली सतह को काफी बढ़ा देते हैं। विली लगभग 1 मिलीमीटर लंबे होते हैं। प्रत्येक विली में रक्त केशिका और एक लसिका केशिका होती है, जिसे लैक्टियल कहा जाता है, जिसे हम बाद में देखेंगे। यहाँ हरे रंग से चिह्नित पोषक तत्व विली द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और रक्त केशिकाओं में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। कुछ पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज को वाहक की आवश्यकता नहीं होती, वे मुक्त रूप से रक्त प्रवाह में परिवाहित होते हैं। अन्य पोषक तत्व जैसे आयरन को ट्रांसफेरिन जैसे परिवहन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वसा चिक्लोमाइकनो द्वारा परिवाहित की जाती है, जो लिपोप्रोटीन्स होते हैं। परिवाहित की जाने वाली ट्राइग्लिसराइड्स को वस्तुतः लिपोप्रोटीन में बंद किया जाता है। एंड काइलोमाइक्रॉन्स और ट्राइग्लिसराइड्स को फिर विल्लस के लैक्टील के माध्यम से परिवहन किया जाता है। प्रत्येक विल्लस को और भी छोटे माइक्रोविली द्वारा ढका जाता है। वे आंत की सतह को काफी बढ़ा देते हैं। माइक्रोविली पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और उन्हें अंदर की ओर ले जाते हैं। छोटी आंत का आखिरी भाग इलियम है। यह डुओडेनम और जेजुनम के विपरीत परिपत्र मोड़ नहीं रखता। इलियम कैल्शियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स अवशोषित करता है। हड्डियां, बाल और दांत। ट्रेस तत्व जैसे जिंक शुक्राणु उत्पादन और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और परिपक्वता के लिए B12 जैसे विटामिन। और शेष पित्त अम्ल, जो रक्त प्रवाह के माध्यम से यकृत में वापस ले जाया जाता है।
जिस तरह से अन्न प्रणाली में होता है वैसे ही भोजन को पेरिस्टालसिस द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। इसके विपरीत खंडन संकुचन का काम चाइम को मिलाना है, जिसे यहाँ पीले और लाल रंग में दिखाया गया है ताकि मिलाने की प्रक्रिया को आसानी से देखा जा सके। बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में मोटी होती है। यह लगभग 1 मीटर लंबी होती है और छोटी आंत को घेरती है। छोटी आंत बड़ी आंत से बाउहिंस वाल्व के माध्यम से जुड़ी होती है। यह तब खुलता है जब चाइम को छोटी आंत से बड़ी आंत में जाना होता है। बड़ी आंत में छोटी आंत की तरह कोई विल्ली नहीं होती, क्योंकि अधिकांश पाचक पदार्थ पहले ही छोटी आंत में अवशोषित हो चुके होते हैं। हालांकि बड़ी आंत में अनुमानित 100 अरब बैक्टीरिया होते हैं। वे विटामिन के उत्पादन और शरीर की ऊर्जा उत्पादन के लिए फाइबर के विघटन जैसे कई अन्य कार्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन बैक्टीरिया में से कई हानिकारक कीटाणुओं को मारकर प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। पैरासेल्सस के माध्यम से कायम को आरोही बृहदांत्र से अनुप्रस्थ बृहदांत्र और फिर अवरोही बृहदांत्र तक पहुंचाया जाता है। बृहदांत्र से गुजरते समय कायम से पानी निकाला जाता है। इसके अलावा अपशिष्ट के सही उत्सर्जन के लिए म्यूकस जोड़ा जाता है। जो पदार्थ छोटी आंत या बड़ी आंत के माध्यम से अवशोषित नहीं हो सकते, वे रेक्टम में बने रहते हैं और अंततः गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं।